Hello, good morning, and welcome to yet another web series on your need. Today we are going to discuss about principles of inheritance and variation. तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या principles of inheritance and variation. मैं हूँ डॉक्टर केतकी रामानी from Department of Microbiology, School of Science, आके यूनिवर्सिटी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो क्या है जेनेटिक्स, बिकॉज ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, राइट. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर ये आपका चैप्टर आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो बिफोर वी गो इनटू इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with heredity and variation. तो जेनेटिक्स क्या है? एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंदर आप डिस्कस करते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में. तो हेरिडिटी क्या है? नाम तो सुना होगा आपने टर्म ये. Heredity is something that is passed on from parents to offsprings. जो अपने parents से offsprings को मिलता है, that is heredity. It is passed on through your genes, DNA, right? और variation क्या है कि same species के अंदर different types होती है, different characters होते हैं. जैसे like if you can see the picture here, ये इस image में you can see that there are all humans, all females, almost the same age, right? फिर भी physical characters देखो, all भी features देखो, they are all different. So slight variation in those genes और या composition, उसको हम variation कहते हैं. So genetics is a combination or a study which deals with heredity as well as variation. आज क्या पढ़ेंगे in this? हम पढ़ेंगे Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes and sex determination. ठीक है? So let's begin. Before we start into Mendel's of law of inheritance, हम कुछ terms सीख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सारे terms clarify होना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको बाकी के सारे laws क्या है वो समझ में आए. Mendel ने क्या किया था, कैसे laws postulate किए, सब चीज. तो कुछ टर्म्स अभी हम क्लियर कर लेते हैं. सबसे पहला है होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? होमो माने सिमिलर, लोगस इज सेम जीन, सेम क्रोमोसोम पे. सो ऐसे इफ यू कैन सी हियर, ये पिक्चर देखो आप, ये मैंने दिखाया है पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन क्रोमोसोम्स, राइट? ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन क्रोमोसोम है. वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. इन ह्यूमंस देयर आर 23 पेयर्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होती हैं. दे आर होमोलोगस. तो देखो, इफ यू टेक ऑल दीज 1 से 22 ऑटोसोम्स कहते हैं, दे आर होमोलोगस क्योंकि वो एक ही टाइप के होते हैं. सो लेट्स से जीन 1 पे इफ आई सी कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है, तो सेम जीन मुझे उसके होमोलोगस पेयर पे भी वहीं पे मिलेगा. दैट इज होमोलोगस, कि दोनों ही क्रोमोसोम्स पे जो सिमिलर है उस पे जेनेटिक कंपोजिशन सिमिलर रहेगा. जबकि हमारा 23rd क्रोमोसोम जो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, इसका स्ट्रक्चर, उसकी साइज देखो आप, तो एक एक्स बड़ा है, वाई छोटा है, दोनों ही अलग टाइप के क्रोमोसोम से. इन दोनों के अंदर द सेट ऑफ जीन्स आर वेरी डिफरेंट. तो ये क्या हो गया, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये हो गया हेटेरोलोगस क्योंकि ये दोनों ही अलग है, राइट? इसके अंदर अलग अलग सेट ऑफ जीन्स होते हैं. जीन्स क्या है? जीन्स है एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. आपको पता है, आपने डीएनए स्टडी किया होगा, डीएनए एंड जीन्स, राइट? तो दे आर मेड अप ऑफ, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड दीज जीन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्रोमोसोम. तो जीन्स एक छोटा सा यूनिट है ऑफ हेरिडिटी. एलील, एलील इज एन इम्पोर्टेंट टर्म टू रिमेंबर. एलील क्या है? एलील होता है कैरेक्टरिस्टिक दैट अ जीन एक्सप्रेसेस. ओके, जीन जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस करता है उसको हम एलील कहते हैं. अगेन वो होंगे होमोजाइगस यानी सिमिलर होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हेटेरोजाइगस यानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस. अनदर इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर इज फिनोटाइप. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. तो फिनोटाइप क्या है? जो हम देख सकते हैं, व्हाट यू कैन सी, लाइक हेयर कलर है, आईज कलर है, स्किन कलर है, जो भी विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट? दैट इज फिनोटाइप. जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंपोजिशन, जो उसके जीन्स कोड करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को. phenotype will code genotype, I'm sorry, genotype will code for phenotype. फिर अगेन दो इंपॉर्टेंट टर्म्स लर्न करने हैं, वो है डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर.
ये अगेन हम डिटेल में जाएंगे लेटर ऑन जब हम फिर से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। पर डोमिनेंट का टर्म क्या है कि वो ज्यादा एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव को दबा देता है, राइट। सो रिसेसिव वो है जो दब जाता है, जिसके कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जबकि डोमिनेंट वो है कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होती हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है जेनेटिक्स स्टडी करने के लिए, होमोलोगस, हेटेरोलोगस, जीन, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट और रिसेसिव, राइट। और ये भी याद रख लेना कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 to 22 को हम ऑटोजोम्स कहते हैं, वो होमोलोगस होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम नंबर 23 इज हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो ये है, इफ यू कैन सी द पिक्चर हियर, दिस इज ग्रेगर मेंडल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होती है, कुछ तो है जो पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। देखो, एक चीज सही है कि क्या आपके बुक के चैप्टर में भी फर्स्ट सेंटेंस ही पढ़ा होगा अगर आपने, कि ऐसा क्यों है कि एलिफेंट का बच्चा, एलिफेंट हमेशा एलिफेंट के बेबीज को ही बर्थ देता है, राइट। ह्यूमंस को बर्थ देते हैं, प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, माइस का ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा, राइट। ये क्या है? दैट अ ह्यूमन मेक्स अ ह्यूमन एंड एलिफेंट मेक्स एन एलिफेंट। क्यों ये कुछ और नहीं हो सकता? कुछ तो होगा, राइट, विच इज पास्ड ऑन, कि ह्यूमंस है तो ह्यूमन बेबीज ही बनाएंगे। तो ये सारा इनिशियल स्टडी किया था ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और बेस्ड ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने जेनेटिक्स के लॉज बनाए थे विच आर ट्रू टू टिल एज, राइट। हमें एक्चुअली पहले से ही पता था, हमारा ऐसा नहीं है कि दिस टर्म इज न्यू, ओके। 8 to 10,000 BC में भी सबको पता था कि कुछ है जो पास ऑन होता है, which can be passed on to the next generation। और हमने इस चीज का फायदा भी उठाया था और बहुत सारे असेसिव टेक्निक्स भी बनाए थे। जैसे आप देख लो कि इंडियन साहिवाल काउज ऑफ पंजाब, वो पहले एक्चुअली वाइल्ड काउज थे, राइट। लेटर ऑन उसको डोमेस्टिकेट किया, सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन किया, सिलेक्शन किया, उसका डोमेस्टिकेट किया, तब जाके वो अब जो साहिवाल काउज है जो प्लोइंग के लिए खेत में यूज होते हैं, हट्टे कट्टे बड़े से मजबूत, है ना। तो दैट इज ऑल्सो जेनेटिक सिलेक्शन हमने किया था। सो वी न्यू, ह्यूमंस न्यू कि ऐसा कुछ है, पर क्या है कुछ, वो सारी चीजें ग्रेगर मेंडल ने थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स की थी। तो ग्रेगर अंकल को हमें अच्छे से याद रख लेना है, बिकॉज ही वाज रियली स्मार्ट। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे और ये सारे लॉज जेनेटिक्स के आइडेंटिफाई किए थे, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइवम पे। पाइसम सटाइवम क्या है? गार्डन पी, गुजराती में हम उसको वटाना बोलते हैं, राइट। पीज, मटर, राइट। तो उन्होंने मटर पे ये सारा अपना जो भी रिसर्च किया था वो उन्होंने मटर पे किया था। अब आप सोचोगे कि मटर पे क्यों चूज किया, क्यों मटर को ही चूज किया? क्योंकि उसके पास, उसके मटर के अंदर बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, और हर एक के 2 पॉसिबल ट्रेट्स हैं ताकि हम वेरिएशन स्टडी कर सकें। क्वांटिटेटिव हो सकता है बिकॉज ही कुड प्लांट विथ और विथआउट ट्रेट्स, बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो मैनिपुलेट कर सकते थे। अगेन पाइसम सटाइवम इज वेरी स्मॉल, वो छोटा सा प्लांट है, जल्दी से ग्रो हो जाता है, लाइक 90 डेज लाइफ साइकिल है उसका, तो तुरंत ही ग्रो हो जाता है ताकि उसके ऑफस्प्रिंग्स भी बढ़ जाता है, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करता है। सो यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन दैट यू कैन स्टडी। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 प्लांट्स को ग्रो किए, उसकी कैरेक्टर स्टडी की और कंक्लूजन दे दिया, नहीं। ही वुड हैव ग्रोन हंड्रेड्स ऑफ देम, तभी तो सही कैलकुलेशन कर आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, राइट। सो पाइसम सटिवम वाज वेरी इजी टू ग्रो, मैच्योर क्विकली हो जाता है, ऑफस्प्रिंग्स बहुत सारे बनाते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सेल्फ पॉलिनेट हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेट मतलब मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स फ्लावर के अंदर होते हैं, और यू कैन फर्टिलाइज इट मैन्युअली ऑल्सो, राइट। जनरली ये पॉलिनेशन का काम क्या कौन करता है? बीज एंड बटरफ्लाइज, राइट। वो आके पॉलिनेशन का काम करते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी डन मैन्युअली। तो वो मेंडल अंकल हम कर सकते थे, राइट।
ऑल्सो ये अलग चीज है कि इसके क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, ट्रांसफर पोलन्स फ्रॉम वन प्लांट टू द पिस्टल ऑफ अनदर प्लांट, क्योंकि बहुत ही इजी था। तो ये इसकी ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने ग्रेगर अंकल ने पाइसन सटाइवम को चूज किया था। ठीक है, तो करते हैं बात कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। हम ट्रेड्स की बात करते हैं, ट्रेड्स माने कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, फैंसी टर्म है लेकिन कैरेक्टर्स जो हम देख सकते हैं। उन्होंने लिए थे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी कर लिया। तो क्या थी वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स? पहले तो उन्होंने लिया फ्लावर का कलर, क्योंकि इसमें 2 टाइप के फ्लावर्स आते थे, पर्पल और व्हाइट। ठीक है, फिर प्लांट की हाइट, कुछ प्लांट्स थे जो टॉल थे, कुछ थे जो ड्वार्फ थे, तो उन्होंने ये कैरेक्टर ले लिया। फिर लिया सीड कलर, एक था येलो और एक थे ग्रीन, पीले मटर हरे मटर, राइट। फिर सीड का शेप, राउंड भी था और व्रिंकल्ड भी था। फिर पॉड का कलर, पॉड माने जिसके अंदर मटर के बी होते हैं, राइट, सो दैट इज अ पॉड, राइट, वो था ग्रीन और येलो। फिर पॉड का शेप इन्फ्लेटेड यानी फुल भरा हुआ था या कंस्ट्रिक्टेड या फ्लैट था। और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल थी या टर्मिनल थी? एक्सियल माने समवेयर इन बिटवीन, टर्मिनल एट द एंड रहती है, राइट। सो ये 7 डिफरेंट ट्रेट्स पे उन्होंने स्टडी किया। अब एग्जैक्टली क्या किया? तो उन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया, एक लंबा प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया छोटा, और उसका क्रॉस किया। तो नेक्स्ट जनरेशन जो आई वो सारे बड़े प्लांट्स थे, राइट, ऑल ऑफ देम वर टॉल। तो सोचा कि अच्छा, एक पेरेंट था जो टॉल था, दूसरा पेरेंट था जो ड्वार्फ था, उसमें से जो भी फर्स्ट जनरेशन आई सारी टॉल थी, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने F1 जनरेशन को क्रॉस किया। तो इस कैरेक्टर को हमने कैसे डोमिनेट किया था? टॉल को दे दिया था हमने कैपिटल टी और ड्वार्फ को दे दिया था स्मॉल टी, ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसका जब क्रॉस हुआ तो इसका कॉम्बिनेशन आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये सारे टॉल थे। अब देखो, ये हमने डेजिग्नेशन दिया है इसलिए हमें पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन जब आप प्लांट्स ग्रो करते हो तो देख के नहीं पता चलेगा कि कौन सा जीन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, राइट। उन्होंने तो यही पता था कि टॉल प्लांट्स लिए और ड्वार्फ प्लांट्स लिए, उसका पॉलिनेशन किया, और जो F1 जनरेशन आई वो सारी टॉल थी, राइट। तो उनको लगा कि हाँ कुछ तो है जो सिर्फ टॉल प्लांट्स में है जो पास ऑन हुआ है नेक्स्ट जनरेशन, ताकि सारे प्लांट्स टॉल हुए, और ड्वार्फ में कुछ मिसिंग था जो पास ऑन नहीं हुआ है, राइट। सो अब उन्होंने क्या किया कि ये जो F1 जनरेशन थी उसको क्रॉस कर लिया, राइट। उसको क्रॉस कर लिया माने इसका जेनेटिक कंपोजिशन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद जो आया तो नेक्स्ट जनरेशन क्या आई? 3 जनरेशन कैपिटल टी टॉल था, क्योंकि ये डोमिनेंट था, राइट। डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस होंगे। तो डोमिनेंट जीन मैंने पहले भी बताया था, वो जो एक्सप्रेस होते हैं, यानी F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हुए वो डोमिनेंट थे, तो उसको हमने कैपिटल टी दे दिया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे। तो कैपिटल टी टॉल थे, कैपिटल टी स्मॉल टी इज अगेन टॉल प्लांट्स, क्योंकि टी हमारा डोमिनेंट था तो टॉल ही होने वाले थे। ये आप देख सकते हो F1 जनरेशन में, राइट। और स्मॉल टी वुड बी ड्वार्फ प्लांट्स, जैसे कि हमने इनिशियल फर्स्ट P1 जनरेशन में देखा था। तो ये भाई हो गया आपका F2 जनरेशन, ये रैंडम फर्टिलाइजेशन किया हुआ था। तो F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या आया? ये तो हमने देखा कि ये है होमोजाइगस अगेन इफ यू रिकॉल कि सेम होंगे, तो कैपिटल टी ये हो गया आपका होमोजाइगस। ये हो गया हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 हो गया हेट्रोजाइगस, और लास्ट बचा वो ड्वार्फ था, राइट। तो ये अगर आप देखो फिनोटाइप का रेशियो क्या था कि 3% यानी 75% जो प्लांट्स आए वो टॉल थे, 25% हो गए ड्वार्फ। तो रेशियो क्या हो गया? 3:1। और अगर देखा जाए फिनोटिपिक, ये था फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक 3:1 जो हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये बड़े टॉल प्लांट्स थे, राइट। सो फिनोटाइप इज व्हाट यू कैन सी, आप देख सकते हैं। तो वो 3:1 हमें पता चल गया, लेकिन जीनोटाइप कैसे पता चले, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या पहले तो पता किया ग्रेगर अंकल ने कि समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड ऑन, कुछ ऐसा था जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आता था। तो ये कुछ का नाम उन्होंने दे दिया फैक्टर्स।
फैक्टर्स देखो, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब क्रोमोसोम्स, जीन वगैरह कुछ पता नहीं था, इट वाजंट डिस्कवर्ड येट। सो उन्होंने दे दिया नाम की फैक्टर, ऐसी चीज जो पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो उन्होंने नाम दे दिया उसको फैक्टर्स। फैक्टर्स को अभी हम कहते हैं जीन्स, विच इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। और जो ट्रेट एक्सप्रेस होती है उसको उन्होंने कैपिटल दे दिया, जैसे मैंने अभी बताया कि कैपिटल टी जो एक्सप्रेस हुआ था नेक्स्ट जनरेशन में, और स्मॉल लेटर जो रिसेसिव था। तो फिनोटाइप जैसे मैंने बताया कि 3 टॉल हुए थे, 75% टॉल हुए थे, 25% डॉर्फ हुए थे, तो रेशियो बन गया 3:1। सही है, ये तो देख के पता चल जाएगा। बट जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं पता चलेगा, प्लांट्स को देख के हमें जीनोटाइप कैसे पता चलेगा, जीन्स तो देख नहीं सकते हम, राइट। जीनोटाइप का रेशियो लेकिन हमने बता दिया, इफ यू सी द प्रीवियस स्लाइड 1:2:1, तो 1 क्या था अपना होमोजाइगस, तो उसको हमने दे दिया 25% होमोजाइगस थे, 50% जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो हो गए थे हेट्रोजाइगस, तो वो हो गया रेशियो अपना 50% यानी 2। और ड्वार्फ जो थे स्मॉल टी, तो वो भी 25% थे। तो जीनोटिपिक रेशियो आ गया अपना 1:2:1, ये हमें पता है, लेकिन उनको कैसे पता चला, आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक मजेदार चीज की, उन्होंने किया सेल्फ क्रॉस। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, राइट। देखो फिर से देख लीजिए, ये पेरेंट जनरेशन थी, उसका क्रॉस किया, फर्स्ट जनरेशन आई, उसमें सारे के सारे टॉल थी, पर नेक्स्ट जनरेशन जब किया तो वेरिएशन मिल गया उनको, ये तो अलग था, कुछ टॉल थे, कुछ डॉर्फ थे। तो ये डॉर्फ क्यों आए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो डॉर्फ प्लांट थे उसका सेल्फ क्रॉस कर दिया। तो सेकंड जनरेशन में भी उनको ड्वार्फ प्लांट्स मिल गए, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सभी जगह पे फिर तो उनको ड्वार्फ प्लांट्स ही मिले। तो इनका मतलब ये हुआ कि जो ड्वार्फ है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस होगा, है ना, कि सेम ट्रेट जो कॉपी हुई थी। और ड्वार्फ के लिए पेरेंट जनरेशन में हमें पता था कि ड्वार्फ का स्मॉल टी है, तो ये हो गया होमोजाइगस। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो सेल्फ क्रॉसिंग से जो भी जनरेशन ड्वार्फ आई थी, तो ड्वार्फ का जीनोटाइप हो गया होमोजाइगस रिसेसिव, राइट। पर ये तो बताओ इंटरेस्टिंग कि 1:2 हेट्रोजाइगस कैसे हुआ, ये कैसे पता चला, देख के तो मैंने कहा पता नहीं चलेगा। उसके लिए किया हमने टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं कि जो होमोजाइगस रिसेसिव थे, मानी कि स्मॉल टी, ओके, उस वो जनरेशन को इन्होंने क्रॉस कर दिया, अभी मैंने दिखाया वैसे, राइट, यहाँ पे दिखाया मैंने ड्वार्फ जनरेशन, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। तो देखो यहाँ पे ये है कलर, ठीक है, हमने क्रॉस किया है कलर्स, डोमिनेंट था वायलेट, रिसेसिव था वाइट, ठीक है। तो ये जब हमने रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल w को क्रॉस किया, तो क्या जनरेशन मिला हमने, ये हो गया सारे फ्लावर्स वायलेट, जो कि हमने होमोजाइगस रिसेसिव को किया था ना, वाइट फ्लावर्स को ही किया था पर्पल फ्लावर के साथ, डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ क्रॉस किया था। दिस वाज अ क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीनोटाइप, जो दिख रहा था कि हाँ ये डोमिनेंट है, उसके साथ क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, सारे वायलेट फ्लावर्स इन वन केस। पर यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन यू क्रॉस्ड इट हियर, तो यहाँ पे मिले कुछ डोमिनेंट कुछ रिसेसिव, हाफ ऑफ द फ्लावर्स वर वायलेट और हाफ हो गए अपने वाइट। तो जो वाइट हो गए, जिसका रीजन हमें नहीं पता था, वो हो गए थे हेट्रोजाइगस, करेक्ट, क्योंकि डोमिनेंट का हमें तो पता चल गया था कि वो कैपिटल है, वो सेल्फ क्रॉस से पता चल गया कि ड्वार्फ है, तो वो भी होमोजाइगस है, वो हमें पता चल गया। और इस क्रॉस से हम क्या इंटरप्रेट किए कि जो अननोन फ्लावर थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट इस केस में थे, जबकि इस क्रॉस से हमें पता चला कि जब ये क्रॉसिंग होता है, टेस्ट क्रॉस वो होता है कि टेस्ट करने से पता चलता है कि कौन सा ट्रेट था। सो इन दैट केस दे फाउंड आउट कि देखो यहाँ पे W कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया, ये हो गया W डोमिनेंट था तो ये वाइट पर्पल आएगा, यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है, यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव, तो आधे फ्लावर्स पर्पल हो गए आधे वाइट हो गए। तो यहाँ से पता चला कि हेट्रोजाइगस होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट से टेस्ट क्रॉस से हमने क्या कंक्लूड किया, ये कि देयर आर 2 जनरल रूल्स
टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग। क्या था? तो 2 रूल्स उन्होंने बता दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सारा जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, F1 जनरेशन लाए जो कि सारे टॉल थे, फिर F2 ड्वार्फ निकले, फिर जब उसका सेल्फ क्रॉस किया तो होमोजाइगस मिले, और टेस्ट क्रॉस किया तो आधे डोमिनेंट निकले आधे रिसेसिव निकले, मतलब हेटेरोजाइगस भी मिले उनको, राइट। तो इससे उन्होंने 2 लॉज कंक्लूड किए ये सारे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये जो भी हम बात कर रहे थे, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक ही ट्रेड की बात कर रहे थे। जब पहले एक्सपेरिमेंट में टॉल प्लांट की बात कर रहे थे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम फ्लावर के कलर की बात कर रहे थे, तो एक ही चीज की बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, सिंगल ट्रेड। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने 2 रूल्स बनाए, और इस रूल्स को अभी हम प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। तो पहले ही हमने पता किया कि उन्होंने कुछ तो था जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स पे आता है, उसको नाम दे दिया था फैक्टर्स, राइट। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में पता चला कि डोमिनेंट था, F1 जनरेशन सारे टॉल निकले, तो कुछ था जो यूनिट जिसको हमने फैक्टर्स नाम दिए थे। अनदर थिंग इज फैक्टर्स अकर इन पेयर, ये भी पता चला था कि वो पैर में आते हैं क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन हमारा डोमिनेंट निकला, फिर सेल्फ पॉलिनेशन से सारे होमोजाइगस निकले, तो ये पैर में वर्क करता है। एंड थर्ड थिंग इज इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर इज रिसेसिव। जबकि 2 डिसिमिलर थे, राइट, टॉल था ड्वार्फ था, तो वन पेयर वुड बी डोमिनेंट और अदर हो दूसरा होगा रिसेसिव, कि एक के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होंगे एक के नहीं होंगे, राइट। So ये monohybrid cross से हमें क्या पता चला? It explains that the expression of one character in F1 generation and both in F2. इससे ये पता चला कि हम जब F1 जनरेशन करेंगे तो कोई भी एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को इनिशियली पेरेंट को क्रॉस किया था तो सारे के सारे हमें टॉल मिले थे, यानी कोई एक ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। पर F2 जनरेशन में आपको क्या रेशियो मिला था? 3:1 फिनोटिपिक, राइट। तो दोनों ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो गए उसमें F2 जनरेशन में। देखो यहाँ पे ये अपना फर्स्ट क्रॉस, तो यहाँ पे हमने F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले थे और ये F2 जनरेशन में हमें रेशियो मिला था 3:1, यानी 75% टॉल और 25% ड्वार्फ। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें ये पता चला कि F1 में हमेशा एक डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा जो एक्सप्रेस होगा, फर्स्ट जनरेशन में जो एक्सप्रेस होगा वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और F2 जनरेशन में आपके दोनों ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाएंगे। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे ये पता चला, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये था कि एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1, यानी वो मिक्स नहीं होते हैं कैरेक्टर्स। F1 जनरेशन में वो मिक्स नहीं होते हैं, डोमिनेंट ही रहेंगे, एंड दीज आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। तो अगर आप हाइट स्टडी कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो ब्लेंड नहीं होता। ब्लेंड एज इन की टॉल पेरेंट है शॉर्ट पेरेंट है, तो फर्स्ट जनरेशन में कोई इन बिटवीन नहीं आएगा मीडियम हाइट का, ठीक है, कि फादर टॉल है मदर शॉर्ट है तो मीडियम हाइट का नहीं आएगा F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। F2 जनरेशन में आपको दोनों ही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हुए देखेंगे। सो ऑल दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द गैमीट फॉर्मेशन। जो गैमीट्स आते हैं, जैसे मैंने क्रोमोसोम्स बताए थे फर्स्ट स्लाइड में, राइट, कि जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स की, तो इसके अंदर होते हैं गैमीट्स, जो सेक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे, राइट। तो गैमीट्स ही एलील को एक्सप्रेस करते हैं। गैमीट्स विल हैव separate alleles and gamete only one of the 2 factors would determine, right. So yeah, same होंगे तो homozygous, और ये mixture आएगा तो हो गया heterozygous। तो ये था law of segregation की gametes के basis पे alleles separate होंगे और one or the 2 factors express करेंगे, right. Okay, अब ये कर रहे थे, फिर इनको एक बार जब फ्लावर्स के कलर को कर रहे थे ट्राई, ठीक है, तो एक जनरेशन में जैसे कि ये ड्रैगन फ्लावर था, उसके अंदर
ये हुआ कि रेड फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स वाले क्रॉस किए तो उनको ना ही रेड फ्लावर्स मिले ना ही वाइट फ्लावर्स मिले। आइडियली जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमने कहा था कि कोई भी एक कैरेक्टर डोमिनेट होगा जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। सो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, या अगर रेड डोमिनेंट है तो सारे रेड आएंगे, वाइट डोमिनेंट है तो सारे वाइट आएंगे। इस प्लांट के केस में सारे पिंक निकले। ये सोचने लगे ये क्या हो गया, क्यों हो गया तो क्यों। सो इसकी बात है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका यह मतलब यह है कि F1 डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स। ओके, सो एक टॉल पेरेंट था, एक शॉर्ट पेरेंट था, तो ये बंदा निकल गया मीडियम हाइट का, राइट। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके लिए देखो यहाँ पे दिखाया है क्रॉस हमने करके कि रेड है R, इसको हमने डोमिनेंट बता दिया, वाइट को रिसेसिव। तो F1 जनरेशन इसकी आई सारी की सारी पिंक, हेट्रोजाइगस। और इसको जब हमने क्रॉस किया फिर से, राइट, सेल्फ क्रॉस जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में भी किया था, तो यहाँ पे हमें वही ट्रेट मिल गई। फिनोटाइपिक रेशियो देखो अभी बदल गया, उसमें था 3:1, यहाँ पे आ गया 1:2:1। और जीनोटिपिक एक्सप्रेशन तो वही रहा 1:2:1। यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि वो एक्सप्रेशन नहीं कर पाया। यानी रेड के अंदर जो था कि उसने अपना काम कर दिया डोमिनेंस का, कि जो रेड कलर उसको एक्सप्रेस करना था उसने कर दिया, पर वाइट जो था वो अपना कलर एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो वो डोमिनेशन नहीं कर पाया। दो गेमीट्स होती है, तो एक आर ने अपना काम कर दिया जबकि दूसरे आर ने अपना काम नहीं किया, इसी वजह से वो पिंक कलर का आ गया। सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस की गेमीट्स में अंदर एलील्स सेपरेट होते हैं, जो अभी हमने सेग्रीगेशन में पढ़ा था, और उसकी वजह से अगर एक डोमिनेंट है तो वो अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा, पर जरूरी नहीं है कि दूसरा भी करे। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इन दैट केस अपना फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 रहेगा, राइट। इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। वापस हम अपने पी प्लांट पे आ गए, राइट। तो यहाँ पे हमने एक जीन दे दिया जो हम स्टार्च कंपाउंड को एक्सप्रेस करता है। एक को डोमिनेंट बना दिया कैपिटल बी, दूसरे को रिसेसिव बना दिया स्मॉल बी। तो जब कैपिटल बी होमोजाइगट हो रहेगा, देन इट विल हैव एन इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस। यानी क्या होगा इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस, तो उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर ये होगा कि जो स्टार्च का जो पी बनेगा, इट वुड बी अ लार्ज राउंड ग्रेन, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो ये फिनोटिपिक कैरेक्टर होगा जब कैपिटल बी कैपिटल रहेगा, कैपिटल बी, तब देयर विल बी अ लार्ज स्टार्च ग्रेन एंड इट वुड बी राउंड इन शेप। जबकि अगर डोमिनेंट रिसेसिव रहेगा स्मॉल बी, तो स्टार्च सिंथेसिस कैसे होगा होमोजाइगट का, स्मॉल स्टार्च ग्रेन रहेगा और वो थोड़ा सा व्रिंकल्ड रहेगा, राइट। सो ये उसका इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर डोमिनेंट है होमोजाइगस कैपिटल बी तो वो लार्ज ग्रेन रहेगा और राउंड शेप का होगा। अगर वही होमोजाइगट रिसेसिव है स्मॉल बी तो वो छोटा होगा और व्रिंकल्ड रहेगा। और इसका इंटरमीडिएट एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो क्या होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और वो एक इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बन जाएगा, राइट। सो दिस इज अगेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कैपिटल बी अपना शेप दे देगा स्टार्च ग्रेन बनाने का, पर वो साइज कम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं को डोमिनेंस। देयर इज अनदर फैक्टर कॉल्ड, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, कि एक ने एक्सप्रेस कर दिया दूसरे ने नहीं किया। अब जब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं, राइट, तो ब्लड ग्रुप के अंदर जीन होता है आई जीन एक्सप्रेस करता है ब्लड ग्रुप को, ठीक है। तो उसके अलील्स को हमने नाम दे दिया फ्रॉम पैरेंट 1 IA, पैरेंट 2 IA। अगर ये दोनों ही डोमिनेंट है तो ऑफस्प्रिंग क्या आएगा IA, तो उसका ब्लड टाइप बन जाएगा ए। देखो दिस जीन को हम मल्टीपल एलील मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज 3 कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, 3 एलील्स हैं A, B एंड O, ठीक है। यहाँ पे तो देखो अगर IA है कैपिटल I स्मॉल I, ठीक है। अगर ये रिसेसिव हो रहेगा तो हमें ब्लड टाइप
इस तरह से मिलेगा। सो ये सारे एक्सप्रेशन इफ यू कैन सी कैपिटल आई ए है और कैपिटल आई बी है, तो जीनोटाइप क्या रहेगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर रिसेसिव आई है तो क्या हो गया कि वो रिसेसिव अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो ये डोमिनेंट वाला कर जाएगा। तो देखो थर्ड कॉलम में ये हो गया ब्लड टाइप ए, ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों ही रिसेसिव जीन्स निकले आई के, तो ये होगा ब्लड ग्रुप ओ। इसको मल्टीपल एलील्स, अगेन आई लेट मी रिकॉल यू, एलील्स क्या थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखती है जो जीन एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे जीन एक है आई, कैरेक्टर्स क्या है, ए बी और ओ हमें दिख रहे हैं कैरेक्टर्स, राइट, जो ब्लड ग्रुप बनाते हैं। सो इसका कॉम्बिनेशन अगर डिफरेंट एलील्स का हमें जीनोटाइप क्या मिल रहा है और उसका ऑफस्प्रिंग्स में ब्लड ग्रुप क्या मिलता है, ये वेरिएशन देख दिया। तो ये हो गए मल्टीपल एलील्स। अभी तक हमने बात की थी दो एलील्स की, दो ट्रेट्स की, यहाँ पे मल्टीपल दिख रही है। मल्टीपल क्यों, क्योंकि ए है, ए बी है, सिर्फ ए बी है, बी है, ओ है, राइट। तो ये हो गया कोडोमिनेंस की, देयर वुड बी अ कोडोमिनेंस ऑफ द बोथ। यहाँ पे देखो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ही दिख रहे हैं, ए बी एक्सप्रेस हुआ, बी भी एक्सप्रेस हुआ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम जो बात कर रहे थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, एक ही जीन की। पर ऐसे तो रियल लाइफ में तो एक जीन ऐसा होता नहीं है, देयर आर मल्टीपल जीन्स। तो अभी इन्होंने स्टडी करा दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, दो जीन्स को, दो जीन्स यानी हम दो चीज चेक करेंगे। इन दिस एग्जांपल देखो, अब ये कैपिटल वाई स्टैंड्स फॉर येलो कलर और ये आर है, तो उसका शेप की बात करें तो अभी इस क्रॉस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप एंड कलर। तो आइडियली क्या है कि अगर डोमिनेंट है, ओके, तो येलो और राउंड रहेगा, ठीक है, और रिसेसिव है तो ग्रीन और व्रिंकल्ड होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट F1 जनरेशन क्या आनी थी, येलो और राउंड। तो हमें पता चल गया कि येलो और राउंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अलील्स अपने डोमिनेंट है। तो ये क्रॉस कर दिया। अब जब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो बहुत सारे वेरिएशन मिल गए इनको, राइट। क्या एक्सपेक्ट किया था, यू आइडियली मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमने सीखा था, तो एक्सपेक्ट किया था कि सेकेंड जनरेशन में यहाँ ग्रीन व्रिंकल्ड मिल जाएंगे हमें जो रिसेसिव थे, राइट। पर यहाँ तो बहुत सारे मिल गए। देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो नहीं थे आइदर ऑफ द पेरेंट में वो एक्सप्रेस हो गए। देखो जैसे कि ये येलो व्रिंकल्ड, ये तो नहीं था पेरेंट में, और ये देख लो राउंड, ग्रीन ग्रीन राउंड नहीं था, राइट। तो ये सारे कैरेक्टर्स तो नहीं थे जो हमने पेरेंट्स में देखे थे, ये कहाँ से एक्सप्रेस हो गए, राइट। सो ये है डाइहाइब्रिड क्रॉस में कि टू जीन्स कैन बी इनहेरिटेड सेपरेटली। तो ये येलो था और इसमें राउंड साथ में नहीं एक्सप्रेस हुआ, लेकिन इसके साथ ये व्रिंकल्ड आ गया, ये इन दैट केस, राइट। तो ये येलो व्रिंकल्ड बन गया। जबकि ग्रीन था तो उसके साथ राउंड शेप नहीं था लेकिन वो राउंड आ गया। सो इससे हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक और लॉ बन गया कि ओके, इससे हमें ये पता चलता है, ड्रैगर अंकल ने ये कंक्लूड किया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स की बात करते हैं हम, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब हाइब्रिड करते हैं हम, हाइब्रिड माने नेक्स्ट जनरेशन जब बनाते हैं हम, राइट। तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। माने सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जैसे कि मैं कहूँ कि ब्लैक आईज के साथ हमेशा ब्राउन हेयर होते हैं, ऐसा होना जरूरी नहीं है। यू नो पीपल जिनके ब्लैक हेयर है, ब्राउन आईज है, ब्लू आईज है, व्हाइट हेयर है, राइट। सो स्किन कलर जैसे एक ट्रेट हो गया, आई कलर एक ट्रेट हो गया, हेयर कलर का एक ट्रेट हो गया। तो व्हाट दे लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर्स के साथ ही एसोसिएट हो। लाइक आई सेड अगेन कि जरूरी नहीं है कि ब्लैक हेयर है तो ब्लैक आईज ही होगी, ब्राउन आईज भी हो सकती है, या फिर डार्क कलर हो सकता है स्किन का, या लाइट कलर हो सकता है। सो ऑल दीज कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, राइट। तो ये लॉ बना अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस से पता चला, ठीक है। फिर आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। ये तब हुआ कि जब क्रोमोसोम्स डिस्कवर हो गए थे। मैंने अभी पहले बताया था कि जब ग्रेगर अंकल ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, राइट, तब उन्होंने नाम दिया था जीन्स को, क्या नाम दे दिया था, फैक्टर्स, राइट, क्योंकि जीन ऐसा कुछ पता ही नहीं था। बट लेटर ऑन क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई, पता चला कि ओके इसको क्रोमोसोम कहते हैं, दिस इज अ हेरिडिटरी, इसके अंदर डीएनए होता है, जीन्स होते हैं जो पास ऑन होते हैं, राइट। सो ये वर्क किसने किया था, सटन एंड बोनी ने। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर चेक किया और दे शोड कि इट इज अ पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। जो क्रोमोसोम बिहेव करते हैं वैसा ही जीन का काम है, यानी क्रोमोसोम मूवमेंट डिस्क्राइब्स जीन मूवमेंट। जैसा क्रोमोसोम मूव करता है वैसा ही जीन करता है, करेगा ही, बिकॉज नाउ वी नो कि जीन है वो क्रोमोसोम में ही होता है, राइट। क्रोमोसोम मेक्स अप, जीन्स मेक अप क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये तब पता नहीं था, तब ये सटन और बोनी ने डिस्कवर किया। अब उन्होंने कैसे कंपेयर किया, चलो पता तो कर लिया कैसे। उन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम और जीन्स को कंपेयर किया कि ओके चलो क्रोमोसोम्स भी पैर में होते हैं, जीन्स भी एक्सप्रेस पैर में होते हैं। दिस ऑल्सो सेग्रीगेटेड द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। हमने माइटोसिस मियोसिस अगर आपको पता है तो सेग्रीगेशन होता है, राइट, डिफरेंट फेजेस होते हैं, जी फेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे फेजेस याद कर लो, सेल साइकिल अगर पढ़ा है तो, ठीक है। सो उस टाइम पे सेग्रीगेशन आता है, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड। तो क्या होता है कि पेयर्स आते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे एंड देन दे सेपरेट आउट, राइट। तो वन पेयर इज ओनली सेग्रीगेटेड। द इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रेगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर, ये हमें पता है, राइट। सो कैन यू टेल मी विच कॉलम ए क्या है और कॉलम बी रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम और विच रिप्रेजेंट्स द जीन, ये बता दो। आप डू यू और ये भी बता दो कि कैसे डिसाइड किया कि कॉलम ए है ये क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं या कॉलम बी है वो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। इसमें से कॉलम ए में क्रोमोसोम्स कौन से हैं और जीन्स कौन से हैं, फिर से देख लो। दे आकर इन पेयर segregated the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete and the independent pairs segregate independently of each other. जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब इसके बाद बात करेंगे पॉसिबिलिटी वन क्या हो सकती है। वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे एक लंबा सा, ये हम अभी थोड़ा सेल साइकिल की बात कर लेते हैं, राइट। सेग्रीगेशन जो बात कर रहे थे कहाँ होता है, वो एनाफेज में होता है, राइट। तो एनाफेज में क्या है कि हमारे पास यू हैव अ लॉन्ग ऑरेंज और एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है, फिर एक लॉन्ग येलो है और एक शॉर्ट रेड है, राइट। अब इसका क्रॉस अगर होता है, दिस कैन फॉर्म, ये ऐसे भी हो सकते हैं अरेंज, और यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी टू ऐसा है कि ऑरेंज के साथ रेड भी हो सकता है और येलो के साथ ग्रीन भी हो सकता है, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑरेंज सेपरेट हुआ तो उसके साथ ग्रीन ही आएगा और येलो के साथ इन दिस के रेड ही आएगा। ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन is known as the independent assortment of chromosomes की क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, वो पेयर्स कैन बी सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली, राइट। सो सटन की थियरी अगेन क्या थी, उन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे स्टडी कर लिया। अभी तक हम पेड़ और पौधों से की बातें कर रहे थे, हमने फ्लावर कलर, सीड कलर, हाइट, ये सब देख लिया। अब बात कर ली कि चलो अब सेम चीज प्लांट्स में तो देख लिया हमने, इंसेक्ट्स में कैसे होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या है, एक फ्रूट फ्लाई है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। सो व्हाट दे डिस्कवर द बेसिस ऑफ वेरिएशन व्हिच वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंडेंट। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो बहुत सारे क्रोमोसोम्स की बात कर रहे थे एंड इट हैज नथिंग टू डू विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इट हैड टू डू विद इट, राइट। एलिजम क्रॉस कर रहे थे, पोलन्स को कंबाइन कर रहे थे। तो इन्होंने इसमें स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ऊपर जो वेरिएशन आते उसको स्टडी करा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमने जैसे कि ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स कहाँ आते होते, पैर नंबर 23 एक्स एंड वाई, राइट, दैट इज इन केस ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिए अलग अलग
सेक्स लिंक्ड जीन्स, राइट। तो उसमें F2 जनरेशन डिविएटेड सिग्निफिकेंटली। उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में रेशियो क्या आ गया, 9:3:3:1। कैसे आया अभी हम देखते हैं, राइट। सो ये इसमें से हमने पढ़ा कि अगेन अनदर थिंग थी कि सेक्स रिलेटेड जीन्स होते हैं जो वही ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में देखो तो एक्स डोमिनेंट है, राइट, और XY होता है, XY सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो XX आ गया तो फीमेल, XY है तो मेल, या फिर उल्टा का, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। तो फिर पढ़ते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है कि पैरेंटल रिकॉम्बिनेशन हायर है। अगर दो क्रोमोसोम्स जो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं वो साथ में है, राइट, देन दे वुड बी एक्सप्रेस टुगेदर, तो वो रिकॉम्बिनेशन हायर हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन इन नॉन पैरेंटल जीन्स है वो भी हायर होगा, राइट। सेम क्रोमोसोम पर पैरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा एंड सम वेरी टाइटली लिंक्ड। अगर दोनों क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन्स, राइट, जीन्स करते हैं एक्सप्रेसिंग द ट्रेट्स, राइट। अगर दो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे अगर नजदीक है तो हो सकता है कि वो दोनों साथ में ही एक्सप्रेस हो, राइट। So very tightly linked, closely situated will have a low rate of recombination. Recombination क्या है कि दो अलग अलग के जीन्स को कंबाइन करते हैं और एक जीन एक्सप्रेस होता है, उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इन केस ऑफ क्रोमोसोम, राइट। तो अगर वो टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर दूर है तो हो सकता है कि दे कैन बी रिकम्बाइंड। तो दैट वाज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे फिर जाके आगे बहुत सारे सेक्स लिंक जीन्स पढ़े, राइट। तो इनमें क्या था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस। अगर आप फिगर ए देख लो तो इन ह्यूमंस हमारे पास XX डोमिनेंट है, राइट, फीमेल के अंदर। इन केस ऑफ ड्रोसोफिला देख लो, मेलानोगास्टर, बोथ इन ह्यूमंस एंड इन ड्रोसोफिला द फीमेल हैज अ पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम। ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में फीमेल का जो कैरेक्टर है, राइट, उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं दोनों ही XX। तो होमोगेमीट हो गए सेम टाइप के, और मेल के अंदर हेट्रोगेमीट्स है XY, ठीक है। ये हो गया ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में। पर इन केस ऑफ बर्ड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हेन का एग्जांपल लिया है, तो हेन के एग्जांपल में फीमेल के अंदर हेट्रोजाइगस होते हैं क्रोमोसोम्स, देखा Z और W, ये है फीमेल, उसके अंदर हेट्रोजाइगस है, और मेल के अंदर होमोजाइगस क्रोमोसोम है, राइट। सो ये अभी इससे सेट ऑफ जरूरी नहीं है कि फीमेल्स के अंदर ही होमोजाइगस हो और मेल्स के अंदर हेट्रोजाइगस हो। हमने देखा है एग्जांपल ऑफ हेन की डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मेल के अंदर है और उसमें फीमेल के अंदर हेट्रोजाइगस है। सो आई होप सो फार आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ताकि क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, कोडोमिनेंस, राइट। तो ये सारा आप फर्स्ट से बैठ के आराम से पढ़ो। इससे आगे है म्यूटेशन। म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जेनेटिक्स में से हमेशा कम से कम 5 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, कैरीज अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। म्यूटेशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, बहुत सारे जेनेटिक्स, ये हमने आज क्लियर कर लिया है आपका बेसिक्स, राइट। ये अच्छे से क्लियर हो गया तो आप नेक्स्ट पॉइंट जो है आराम से स्टडी कर पाओगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, यू कैन ऑलवेज रीच अस टू अस, ओके। Let us know if this was useful to you, and you have any queries, let me know in the chat box. Thank you and have a good day.